नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया क्या? हाँ यार, ये मॉर्निंग में काम शुरू हो जाता है, तो चलता ही रहता है, गुड मॉर्निंग ही रहती है। चलो गुड आफ्टरनून। आज चर्चा करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। हालांकि हो सकता है बहुत सारे एग्जामों में सैकड़ों क्वेश्चन बनते होंगे, लेकिन अपन वही क्वेश्चंस जो थोड़े स्टैंडर्ड के हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करें। ये इसलिए जरूरी है कि एक तो मुद्दों को समझ हो जाए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। दूसरा इसलिए भी कि हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन अगली बार रिपीट हो जाए, घुमा फिरा के आ जाए, चीजों की समझ विकसित हो जाए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे 65 से लेके और 68 तक रहे। 3 साल तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रहे। और जब ये बोलते थे तो प्रधानमंत्री कहा करता था कि मैं किसी संत की वाणी सुन रहा हूं, ये कितने अच्छे तर्क करता है। तो इसको वो संत कहा करता था, तर्कवाद का और बुद्धिवाद का। वहां का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। जैसमीन एक ऐसा समुद्र है जिसने बेंथम और मिल तो क्या, कोलरिज, सेंट साइमन, अगस्ट, कॉम्टे और ऐसे कितनी ही धाराएं इसने क्या कर रखी है, अपने अंदर मिला रखी है, टोकविले जैसी। किसने कहा? हेराल्ड लॉस्की। दोनों ब्रिटिश हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। आ रे बेटा सपन पाठ, मैं जन चाटू तू मन चाट। के आ रे बेटा सपन पाठ है, मैं तन चाटू तू मन चाट। यानी दोनों एक पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोनों हित मिले हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? बढ़ाई। तो जब दोनों दो व्यक्ति एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये तब मैंने कहा। तो लॉस की नहीं मिलता जुलता किससे, लेकिन लॉस की है फेबिनवादी है। जो कि वो फेबिनवादी है, इसलिए हमने कल भी देखा था कि फेबिनवाद के ऊपर प्रभाव है वो मार्क्स की बजाय ज्यादा किसका है? मिल का है। हल्का फुल्का समाजवाद। किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त क्या माना? एक ये नैतिक संस्था होती है। चलो ये आप ध्यान रखना, ये किसकी परिभाषा है? नैतिकता, नैतिकता, नैतिक लक्ष्य, नैतिक संस्था, ऐसी बातें ग्रीन भी बोलता है। ग्रीन कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को नैतिक कर नहीं सकता, लेकिन वो नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं हटा सकता है। इसलिए राज्य बाधाओं में क्या है? एक बाधा है। तो राज्य को बाधाओं में बाधा किसने कहा? ग्रीन ने। टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन एक ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक है। तो वो भी नैतिकता के संबंध में बातें करता है, लेकिन वो ऐसी नहीं है। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक, विरक्त को अपन ने क्या नाम दिया था? अनिच्छुक। जो इच्छुक नहीं है, किसने कहा? सीएल वेपर ने। क्यों कहा? तो हमने देखा कल कि प्रत्येक समाज में लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतंत्र हो सकता है। तो पहले समाज लोकतांत्रिक हो। स्वतंत्रता के संबंध में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन कैसे किया? काम दो प्रकार के होते हैं, कौन से? सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। ये तो था। इसने स्वतंत्रता के पहले दो भाग किए, एक विचार और व्यक्ति और दूसरा कार्य स्वतंत्रता। हानि का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? कौन से कार्य से?
हानि का सिद्धांत प्रविष्यक कार्यों से जुड़ा हुआ है। कथन ए और आर है। जॉन स्टुअर्ट मिल को एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया। उसने कहा कि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप होते हैं, नहीं होते। सभ्य समाजों में ही लोकतंत्र संभव है। पढ़े लिखे कुलीन समाजों में ही लोकतंत्र हो सकता है। पिछड़े हुए अशिक्षित समाजों में लोकतंत्र नहीं होता, क्योंकि वहां समाज भी लोकतांत्रिक नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। सभी समाजों में लोकतंत्र नहीं हो सकता, कुलीन समाजों में हो सकता। जेस मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है। हाँ, चलो इसने तीन प्रकार की उपयोगिताएं बताई, शारीरिक, नैतिक और सार्वजनिक, लेकिन कौन सी नहीं बताई? आर्थिक नहीं बताई। हाँ, है? हाँ, जिनके पास पैसा हो। हाँ, ये तो यहाँ तो संदर्भ आया नहीं है, आगे आएगा। नहीं, आप किस किस क्वेश्चन के बारे में आप ये पूछ रहे हैं? पीछे वाला, चलो मैं पीछे वाला लाता हूँ। इसमें उपयोगिता की मान्यताएं कि क्या क्या चीजें उपयोगी हो सकती है, उसमें वो शारीरिक, कोई चीज शारीरिक रूप से उपयोगी हो सकती है, कोई नैतिक रूप से सार्वजनिक भलाई के लिए हो सकती है, लेकिन उसको किसको शामिल नहीं करता? आर्थिक को शामिल नहीं करता। उसने तीन प्रकार की उपयोगिताएं बताई है। हाँ, सुधार भी करता है, तभी तो वो आर्थिक तत्वों को उसमें महत्वपूर्ण है नहीं मानता। नहीं कहता वो संपत्ति का अधिकार, यहाँ संपत्ति नहीं है कि कोई भी चीज उपयोगी क्यों, इसलिए नहीं हो कि वो आर्थिक है इसलिए उपयोगी है, वो कि वो हमें शारीरिक रूप से पुष्ट करती है, हमें नैतिक रूप से अच्छा करती है, वो सार्वजनिक भलाई से जुड़ी हुई है। ये नहीं कि वो पैसा कमाने के काम आती है। कोई चीज उपयोगी कब होती है? कौन सा प्रत्येक मानवीय क्रिया का हिस्सा होता है? तो ये क्वेश्चन अपन ने किए नहीं थे, देखो। कि मानवीय क्रिया के हिस्से होते हैं, किसी भी काम का कोई एक नैतिक पहलू होता है, किसी भी काम का कोई आदर्शवादी पहलू नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आपने आदर्श मान लिया तो आप पे थोपा जाएगा, फिर तब आप स्वतंत्र नहीं होंगे। उसका एक सौंदर्य शास्त्रीय पहलू होता है, उसका एक सहानुभूति सिंपैथिक एक पहलू भी होता है कि औरों के प्रति सिंपैथी की वजह से हम काम करते हैं। उसमें सुंदरता भी होती है, अच्छा लगता है वो, उसमें नैतिकता भी होती है, लेकिन आदर्श नहीं होती कोई भी चीज, क्योंकि बहुलवाद में कोई भी चीज आदर्श नहीं होती। आदर्श तो फिर थोपना हो गया, वहां स्वतंत्र नहीं है हम। तो इसका उत्तर क्या आया? ए, 3 और 4, सी आया इसका। 3 कह लो इसका उत्तर, ए, सी और डी, वो ये इनके गड़बड़ हो रखे हैं आपस में। 1, 3, 4 है। जेस मिल के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होते हैं, आप बताओ। आनंद गुण भी और मात्राएं भी अलग अलग होती है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। मिल जब महिला मताधिकार, महिलाओं की शिक्षा, नैतिकता, गुणात्मकता, ऐसी बातें करते हैं तो बेंथम को बदल देते हैं। और बेंथम को बदल देते हैं तो उनके तर्क कैसे हैं? गैर उपयोगितावादी तर्क है। क्योंकि उपयोगितावादी तर्क ये कहता है कोई भी काम हम करते हैं
तो उसमें पहले लाभ और हानि देखी जाती है। हम वही काम करते हैं जो हमें सुख देता है और दुखों से दूर करता है। ये तो सुखवाद हो गया। तो सुख क्या है? भौतिक है। वो तो सुख होते हैं नैतिक। उपयोगितावाद तो नैतिक सुखों को मानता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के आनंद बताता है, उसमें नैतिक सुखों को और सुखों से महत्वपूर्ण बताता है। जबकि बेंथम कहता है सारे सुख क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो अगर आपको ये चीजें साबित करनी है तो आपको कौन से तर्क करने पड़ेंगे? गैर उपयोगितावादी तर्क। बेंथम उपयोगितावादी था। अब उस उपयोगितावाद को साबित करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उसने कौन से तर्कों का सहारा लिया? ये ध्यान रखना इस लाइन को बार बार। वो अपनी पुस्तक उपयोगितावाद में कौन से तर्क कहता है ताकि किसका जवाब दिया जा सके? कार्लाइल जैसे लोगों का जवाब दिया जा सके। कार्लाइल ने बोला कि बेंथम की फिलोसॉफी पी की फिलोसॉफी है, क्योंकि वो भौतिक सुखों को बढ़ाती है। तो बोला सुख अकेले भौतिक नहीं होते बल्कि सुख, अब बताओ, सुख नैतिक भी होते, तो ये तो कैसा तर्क है? फिर तो उसने, कार्लाइल चुप हो गया। सुख कलन फिलोसॉफिक कैलकुलस, क्या सुखों की गणना की जा सकती है? नहीं, सुख नहीं गिने जा सकते क्योंकि सुख गुणात्मक होते हैं, अकेले मात्रात्मक नहीं होते। आनंद को वस्तु सही नहीं है क्या? सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये सही नहीं है, ये सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, सुख कलन असंगत है, सही है। गैर उपयोगी तर्क का सही है। आनंद अलग होते हैं। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। आनंद को एक निश्चित स्टैंडर्ड पे मापा कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि आनंद क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, गुण मापे नहीं जाते। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, ये बात है किसकी? फिर ये बेंथम की है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? डी सही नहीं है, बाकी तो सही है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। मिल कहता है सही कहा, इसके बारे में मिल ने कहा, इसके बारे में इसका विरोध कर दिया, तो ये सही नहीं है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर क्या आया? डी। क्वेश्चन अभी नहीं आएगा समझ में। इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है, नहीं नापा जा सकता आनंद को। जो कि लिख क्या दिया, नापा जा सकता है। तो सही कौन कौन से है? फिर ए बी सी सही है और डी गलत है। इस गैर, देखो फिर आ गया, गैर उपयोगवादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता है। तो ये तो उपयोगितावादी तर्क नहीं है, बल्कि ये गैर उपयोगितावादी तर्क है। उपयोगितावाद क्या कहता है बताओ? सारे आनंद समान होते हैं। अगर आनंद समान है तो पुष्पिन भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा कविता पाठ है। कौन कह के गया? बेंथम। पुष्पिन खेल उतना ही अच्छा है कंचे खेलना जितना कि कविता पाठ। तो ये किसका है? मिल उपयोगितावाद को सही ठहराने के लिए किन तर्कों का सहारा लेता है? गैर उपयोगितावादी तर्कों का सहारा लेता है। जेस मिल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न होते। रिपीट हो रहा है, देखो, सुख कैलकुलस व्यर्थ की बात है, तो नहीं हो सकता। ये उपयोगिता का सिद्धांत या उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, नहीं, कोई उपयोगिता का सिद्धांत तो लागू होता है। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। एक लाइन थी, फेलिसिटी वो होती है जिसमें हम निरंतर इच्छा करते हैं। आनंद क्या होता है? आनंद होता है निरंतर इच्छाएं पैदा होना और उन इच्छाओं की पूर्ति होना। किसने कहा? होप्स ने कहा था, उसको फेलिसिटी कहा उसने। तो ये भी सही है, निरंतर इच्छा की जाती है स्वतंत्रता में। तो इसके क्या आया? उपयोगिता का या उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत नहीं है। किसका ये मानना है कि मतदान एक जन आस्था है जो जनता की आंख और आलोचना के सामने होना चाहिए और खुला होना चाहिए?
ये क्या है? एक जनता की आस्था है, ये एक प्रीशियस चीज है, इसलिए किसके सामने होना चाहिए? जनता की आंखों के सामने। इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतदान ओपन होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बैलेट नहीं होना चाहिए, गुप्त मतदान नहीं हो। जबकि बेंथम किसका समर्थक था? वो गुप्त मतदान का समर्थक था। तो ये किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है। जेएस मिल ने अपने अध्ययन में किन पद्धतियों का प्रयोग किया? उसने 4 बताई, 2 का प्रयोग किया। उसने भौतिक और ऐतिहासिक का प्रयोग किया। बताई कितनी थी? 4। ज्यामितीय बताई थी, एक रासायनिक और बताई थी। कि प्रयोग सोशल स्टडी में 2 का ही है, भौतिक और ऐतिहासिक का। भौतिक का होब्स ने किया था, ऐतिहासिक का मैकियावेली ने किया था। कौन सा एकमात्र उद्देश्य है मिल के अनुसार जिसके लिए सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग जायज हो सकता है? जब दूसरे की सुरक्षा को संकट में डालोगे तो क्या होगा? सभ्य समुदाय के सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किसका प्रयोग हो सकता है? दूसरे। किसके चक्कर में? जब आप किसी की सुरक्षा को या स्वतंत्रता को क्या डालोगे? खतरे में डालो। ये गलत है, ये लाइन लिखनी नहीं। आत्म सुरक्षा तो किसका है? यहाँ लिखना जब आप दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। हालांकि कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति की आप किसको खतरे में डाल देते हैं? आत्म सुरक्षा। हालांकि ऐसा लिखा भी है, सॉरी। जब किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो क्या होगा? उसको हानि होगी। हानि होगी तो आप पे शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और आपकी उस स्वतंत्रता को बाधित कर दिया जाएगा। मिल के अनुसार कौन सा एकमात्र उद्देश्य है? ये सिर्फ एक ही उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता पे बाधा सिर्फ एक ही कारण पैदा की जा सकती है, जब दूसरों की सुरक्षा खतरे में हो या दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में हो, तभी आपके कार्यों में बाधा है। अगर आपके काम दूसरों की सुरक्षा और स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल रहे हैं तो आप पे शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, पे कोई कानून लागू नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या आया? बी। ये तो लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही बार पूछते हैं इसके बारे में। एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये क्या साबित करता है? संतुष्ट सूअर और असंतुष्ट सुकरात। संतुष्ट सूअर है भौतिक सुख और असंतुष्ट सुकरात है नैतिक सुख। श्रेष्ठ कौन से होते हैं? नैतिक सुख श्रेष्ठ होते हैं। किसका है? मिल का। किसने कहा कि अगर जुआ खेलने में उतना ही आनंद आ रहा है आपको जितना आनंद आपको मिस्र के पिरामिडों का रोमांचक इतिहास पढ़ने में आ रहा है, तो दोनों काम क्या है? बराबर है। ये किसने कहा? बेहतर। मिल क्या कहेगा? जुआ खेलना निकृष्ट काम है और मिस्र के पिरामिडों का इतिहास पढ़ना उत्कृष्ट काम। कौन सा महिलाओं की अधीन स्थिति के कारण परिवार को निरंकुशता या तानाशाही का प्रथम पाठशाला या स्कूल कहता है? जैस्मिन। परिवार तानाशाही की प्रथम पाठशाला है या निरंकुशता का स्कूल कह लो। बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन। बेंथम के उपयोगितावाद का स्वरूप नैतिक था, मिल ने उसे राजनीतिक बनाया। ऐसा था क्या? तो क्या था? ये भौतिक था, इसने इसको नैतिक बनाया। बेंथम का उपयोगितावादी मानदंड वस्तुनिष्ठ था। मिल ने उसे आत्मपरक बनाया। आत्मपरक होता है, ये है ऑब्जेक्टिव और ये है सब्जेक्टिव। सुख सब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको मापा हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद की नैतिक प्रासंगिकता को मिल ने मूल्य निरपेक्षता में परिवर्तित किया क्या? नैतिक प्रासंगिकता था ही नहीं। ये तो मूल्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। सब मूल्य अलग अलग होते हैं। ये भी नहीं है।
बेंथम द्वारा वर्णित सुख दुख के स्रोतों की आंतरिक उपस्थिति को मिलने मात्र बाह्य स्रोतों में परिवर्तित किया गया। बेंथम कहता है सुख बाह्य होते हैं और मिल कहता है सुख आंतरिक यानी नैतिक यानी आध्यात्मिक भी होते हैं, बौद्धिक सुख भी होते हैं। ये कहता है सुख शारीरिक होते हैं जो बाहर से आते हैं। कौन किसने कहा? तो बाह्य स्रोतों से आते हैं सुख। मिल कहता है आंतरिक स्रोत के भी सुख होते हैं और ये श्रेष्ठ होते हैं। तो कौन सा सही बैठा? बी ए की सही है। स्व संबंधित और पर संबंधित कार्यों के मामले में अतिव्यापी मामलों की पहली को सुलझाया। स्व संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला याद आ गया, परोक्ष वाला याद आया थोड़ा सा आपको। अब इसको समझते कहना क्या चाह रहा है। हालांकि कल किया था अपन ने, एक अपने इसका किया था वर्क, वो एक्शन यूटिलिटरिज्म एक किया था नियम, ठीक है, ये किया था, याद आ रहा है आपके? ठीक है। अब एक काम है स्व संबंधित, एक है पर संबंधित। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि कौन सा काम कहां से स्व संबंधित खत्म होता है और कहां से पर संबंधित शुरू होता है। एक व्यक्ति अपने घर में बैठा शराब पी रहा है, कैसा काम है? किसी कोई मतलब नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोला यार ये जो बोतल ने कांच की है, तो कल को ये आदमी क्या करेगा, इस कांच की बोतल को यहां वहां फेंकेगा और मैं वहां से निकलूंगा तो मेरे पैर में क्या चुभ जाएंगे? कांच चुभ जाएंगे। तो ये तो आप तो फिर किसी भी काम को करने ही नहीं दोगे, क्योंकि हर एक काम दूसरे से संबंधित है, होता ही होता है। आपने क्या किया, तेज आवाज में आपकी गाना सुनने की इच्छा है, आपने अपने कान में लगाए दो वो ईयरबड्स और आपने तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं। अब आप गाने सुन रहे हैं, आप बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी दूर से आपको देख रहा है, वो अगर तो सिर क्यों ला रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे तेरे सिर लाने से। तो अब सविशक काम क्या हो गया, परविशक हो गया। तो इसका मतलब आप किसी को कोई काम करने ही नहीं दोगे ऐसे। तो इसका इलाज क्या करें, इसकी सीमा कहां से शुरू होती है, परविशक काम कहां से शुरू होते हैं और कहां सविशक की सीमा समाप्त होती है। आपसे कोई गांव में मंदिर बन रहा था, कोई आपसे दान लेने आया, आपने कहा भाई मैं दान नहीं दूंगा, क्योंकि जो जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी बजाय मैं स्कूल में चंदा दे दूंगा, मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। अब वो बोला इसको दंड दो, क्योंकि ये जो मंदिर है ना ये हम औरों के लिए बना रहे हैं, तो मंदिर के लिए दान नहीं देना, मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसलिए गांव को नुकसान होगा। आप इंद्र का मंदिर बना रहे थे, आप चंदा लेने गए, इंद्र का मंदिर बना रहे। अब एक व्यक्ति ने चंदा नहीं दिया, नहीं दिया, उसने वो गाना भी नहीं गाया, बरस बरस मारा इंद्र राज, वो गाना भी नहीं गाया। अब आपने कहा कि चंदा नहीं देना ये सविशक काम नहीं है, बल्कि क्योंकि तेने चंदा नहीं दिया इसलिए इंद्र राजा बरसा भी नहीं, तो तेरे को चंदा देना पड़ेगा। बोले मेरी इच्छा नहीं दूंगा, बोले तो सविशक काम नहीं है, गांव का काम है, परविशक हो गया है। तेरा चंदा नहीं देने से इंद्र नाराज हो सकता है और बारिश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये संकट आता है सविशक और परविशक के अंदर कि कैसे डिसाइड करें कौन सा काम सविशक है और कौन सा नहीं है। इस तो हर एक काम में सविशक काम क्या बन जाएगा, परविशक बन जाएगा। तब उसने कहा कि ये दो भेद करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। परविशक काम का तात्पर्य है जब आपको कैसा नुकसान हो, प्रत्यक्ष नुकसान हो,
एक आदमी ने शराब पी के और जानबूझ के जो बोतल है वो सड़क के बीच में फोड़ी, अब क्या होगा? अब पक्का ही नुकसान होगा। अब उसके कामों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर वो उसको संभाल के रख लेता है अपने घर में तो उससे किसी को नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैसा है? अप्रत्यक्ष है। एक व्यक्ति अपने घर के ऊपर शराब पी के और ऐसे फैल के सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है? या क्या कर रहा है? तकिए पे बैठा उसको घुर घुर ऐसे ट्रेन चला रहा है उसको। आप वहां से गए, ओके तरीके बीते रहो, तकिए को ट्रेन कैसे बनाया तूने? क्योंकि कल को ये वास्तव में ट्रेन है तो होती तो मार देता सबको। ये तो शुक्र है तकिया है, तो बहुत खतरनाक आदमी है, प्रतिबंध लगाओ इसके काम पे। तो ये कैसा खतरा था? ये प्रत्यक्ष था। आप ऐसा माहौल बना नहीं सकते। ऐसे काम है वो कर सकता है, वो परविष्यक नहीं है। हाँ ये है कि वास्तविक ट्रेन को अगर वो शराब पी के चला रहा है तब वो सवारियों की जान को क्या डाल रहा है? खतरे में। तो खतरे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और जो प्रत्यक्ष खतरे है ना वो है पर संबंधी और अप्रत्यक्ष खतरे स्व संबंधी। हमारे एक पूर्वज थे, अब पता चल जाएगा हमारे पूर्वज कैसे थे। वो ट्रेन के ड्राइवर थे। ड्राइवर थे तो जैसे ही ट्रेन गई ना तो आगे कुछ आदमी आ गए। जब आदमी आए तो उन्होंने ट्रेन को क्या किया, नीचे उतार लिया। उतार के घुमा के वापस से थोड़ा बहुत वापस पटरी पे चढ़ा लिया। जब चढ़ा लिया तो ट्रेन रोक ली लोगों ने। ट्रेन रोक के ये बोले कि ये तूने क्या हरकत की? अगर ये ट्रेन नीचे पटरी से उतरने के बाद तू घुमा फिरा के लाया है दूर तक, अगर हमारी मौत हो जाती तो? वो बोला सामने कुछ आदमी आ गए थे। तो कहते कि ट्रेन में बैठे हैं 100 आदमी, वो थे 5, अगर वो मर जाते तो क्या बिगड़ जाता? हम 100 थे। कि बस यही मैं सोच रहा था कि आप बच जाओ वो 5 मर जाए। वो क्या पटरी पार करके चले गए थे, इसलिए ट्रेन क्या की उनके पीछे लगाई। मैं भी आपकी बातों से आपकी बातों से सहमत हूँ। वो बच गई तभी तो मैंने किया ये काम। आप कह रहे हो 5 मर जाते, मैं भी तुमको मारने तो जाता था, इसलिए तुमके पीछे ट्रेन लगाई थी। तो ये भेद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भेद। ये कहते हैं देखिए, जब तक अति नहीं हो जाए ना तब तक आपको परविष्यक कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं, सहन सीमा तक सुनना चाहिए। बाई चांस ही एक दिन एक आदमी ने ऐसी उसकी मस्ती छा गई, बारिश बारिश हो रही होगी, उसने आमतौर पे वो शांत रहता है, उसने उसने डीजे लगा लिया। हाथों हाथ ही नहीं पहुंच जाओगे, लठ लेके बंद कर, हमारे भविष्य काम है, हमारे कान खराब हो रहे। क्या एक आधा बात सहिष्णु रहो। और जब तक सर से पानी नहीं गुजरे तब तक हस्तक्षेप मत करो। क्यों? कभी कभी गलतियां हो जाती है, आदमी को पता भी नहीं चलता, स्वतंत्र बाधित हो जाती है। तो परविष्यक कार्यों में भी सहिष्णु रहना चाहिए कुछ समय तक। तो सहिष्णु रहे ना। पेपर काफी टाइम तक आउट हुआ लेकिन लोग बोले नहीं। लेकिन ज्यादा सहिष्णुता भी खतरनाक होती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आगे से किसी भी रूप में आएगा। कल मैंने कई बार इसको अलग अलग तरीके से करवाया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को दो श्रेणी में विभाजित कर दिया, सविष्यक और अनविष्यक, है ना, अदर अदर। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्र निहित है। जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्र निहित है, या करने में कौन सा कथन सही है?
सी, कथन एक सही है लेकिन सेकंड गलत। देखो वो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन वापिस आ गया कि जो करना चाहे वो कर पाए, यही स्वतंत्रता है। कौन सी पुस्तक जेस मिल ने लिखी? ये सोसाइटी थी जो उसने बनाई। लिबर्टी ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। व्हाट इज लिबर्टी नहीं है, ऑन लिबर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिस्कोर्स रूसो की है, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी रूसो की। जेस मिल का जो उपयोगितावाद था, कौन सा विकल्प गलत है? आप पढ़ो इसको। वह इस बात से सहमत नहीं था कि सभी सुख समान है और सबसे अच्छा वितरण कौन करता है? बाजार। बोला बाजार निष्पक्ष वितरण नहीं करता हमेशा ही, ये पूंजीपति किसके पक्ष में वितरण करते हैं? अपने। कल किया था। उसका मानना था कि व्यक्ति की खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना सरकार का काम है। तो सरकार का काम है सामान्य हित को बढ़ावा देना और लोगों को भी प्रेरित करना कि वो भी सामान्य हित को क्या दे, बढ़ावा दे। तो लोग भी सामान्य हित के बारे में सोचेंगे और सरकारें भी सामान्य हित। तो सरकार भी करेगी, ये लोगों को प्रेरित करेगी। तो ये तो व्यक्ति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना सरकार का काम नहीं है ये काम सरकार का। उसका मानना था कि मनुष्य धन लोलुपता और भूखमरी से बचने वाले अस्तित्व से बेहतर कुछ करने में सक्षम है। इस बेंथम कहता था कि आदमी को या तो कौन प्रेरणा देती है, भी धन कमाऊंगा, या मुझे किससे बचना है, भूखमरी से। भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा उसके अस्तित्व का और कोई मतलब नहीं है। सुखवादी है सब कुछ, भौतिक सुख ही सब कुछ है। तो बताओ ये क्या कहता है कि मनुष्य इससे ज्यादा भी है। सारे सुख और सारे काम इसी से प्रेरणा नहीं लेते। कोई व्यक्ति अपने देश के लिए जान दे रहा है, जैसे भगत सिंह, सुभाष या चंद्रशेखर ने जो किया, तो क्या उन्होंने धनलोलुपता और भूखमरी से बचने के लिए किया था क्या? नहीं। तो हर काम इसके लिए थोड़ी होता है। लोगों को आंतरिक और नैतिक सुख मिलते हैं बहुत सारे काम में। तो सुकरात जो जहर का प्याला पिया, तो किस सुख के लिए? वो नैतिक सुख था उसका, शारीरिक सुख के लिए नहीं था, पैसे के लिए नहीं पिया था उसने। तो आदमी जो होता है वो इससे बड़ा होता है। पशु ऐसे होते हैं, वो भौतिक सुखों के लिए सारे काम करते हैं, आदमी नैतिक सुखों के लिए भी करता है। तो उसका अस्तित्व इनसे आगे होता है, यही इसका काम नहीं है। सही है। उसने सामाजिक भलाई के मानदंड के रूप में जो उदासीन उपयोगिताएं के अधिकतीकरण को खारिज कर दिया। ये फालतू का उदासीन कुछ और ही था, वैसा का वैसा उठाया, समझा नहीं इसको। उपयोगिता अधिकतमीकरण क्या है? उपयोगिता अधिकतमीकरण का तात्पर्य है, अर्थशास्त्र का नियम है कि प्रत्येक उपभोक्ता कोई भी पैसा तभी खर्च करता है जब उसकी उपयोगिता क्या हो, अधिक से अधिक हो। एक व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं या एक व्यक्ति के पास 1000 रुपए है और वो प्यासा मर रहा है, और उसके पास एक आदमी आया, बोला 1000 रुपए का 1 लीटर पानी दूंगा, तो क्या करेगा वो? ले लेगा। थोड़े टाइम बाद उसकी प्यास जब बुझ गई तो एक व्यक्ति 1000 रुपए का शेयर लेके आया, उसके पास 1000 रुपए देने के लिए एक 1 लीटर पानी लाया, तो बताओ वो क्या लेगा इस बार? तो हर व्यक्ति जो पैसा खर्च करता है उसके माध्यम से वो चाहता है कि उसकी यूटिलिटी क्या हो, अधिक से अधिक हो। आप जब भी कार खरीदने जाते हैं तो आपका बजट है 5 लाख रुपए, बताओ कौन सी कार खरीदोगे आप? चलो सुनो, चलो ये एक एल्टो खरीदेगा, एक दो सेकंड हैंड खरीदेगा। आप एल्टो ही क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इतने भी आती है नहीं।
वो सेकेंड हैंड कारें वो लाख रुपए में भी आ जाती है। तो आप क्या देखेंगे? आप नई नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि इस बजट में मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी की, जो मेरे साथ सबसे ज्यादा उपयोगी कार है, कैसे ले पाऊं। तो हर एक व्यक्ति जो कुछ खर्चा करता है वो इसी आधार पे करता है। तो सामाजिक भलाई का मानदंड क्या है बताओ? सामाजिक भलाई का जो मानदंड है वो ये थोड़ी है कि उससे हमें क्या होना चाहिए, फायदा, तभी हम सामाजिक भलाई करेंगे। यानी आप जब भला काम करते हैं, कॉमन गुड का काम, तो क्या हर काम है वो लाभ और हानि पे सोच के किया जाता है क्या? अगर लाभ हानि के ऊपर सोच के किया जाए तो कभी भी भगत सिंह तैयार नहीं होते, और जो लाभ हानि का सोच रहे थे वो भगत सिंह होते भी नहीं। तो सामाजिक भलाई के काम उपभोक्ताओं की तरह नहीं होते कि हम पैसा तभी खर्च करेंगे जब लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो। खारिज कर दिया। इसके स्थान पर नैतिक, बौद्धिक और सौंदर्य, याद आया, पीछे भी आया था ये मुद्दा, नैतिक, बौद्धिक और सौंदर्य। उसमें आर्थिक नहीं था, आर्थिक तो उसने क्या कर दिया, अभी वो बहन ये जवाब आया ना इसका, आर्थिक को तो उसने खारिज कर दिया कि हर सामाजिक भलाई है ना ये नैतिक होती है। इससे कौन से सुख मिलते हैं? बौद्धिक। इससे सौंदर्य का सुख मिलता है, समाज सुंदर, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, सौंदर्य का निर्माण होता है। साथ ही भौतिक उत्पादक क्षमताओं के अधिकतम विकास और उपयोग को रखा। अब गड़बड़ क्या आई, यहां तीन तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में इसने एक और बात कही कि अगर आप कॉमन गुड के बारे में सोचेंगे तो ये क्या है, नैतिक बात है। कॉमन गुड के बारे में सोचना बौद्धिक रूप से अच्छा है, इससे अच्छे सुंदर समाज का निर्माण होता है। लेकिन साथ ही भौतिक उत्पादक क्षमताओं जैसे मानव क्षमताओं के अधिकतम विकास और उपयोग को रखा। लेकिन ये गड़बड़ एक और कर रहा है, क्या चीज, तो भौतिक भी तो रख ही रहा है। अब यहाँ की गड़बड़ हो गई, इन लाइनों में गड़बड़ है। ये या तो समझाने में कहीं अस्पष्टीकरण है इसमें, क्योंकि सामाजिक भलाई को लाभ और हानि पे तोल दिया इसने कि लाभ हानि के आधार के ऊपर सोच के सामाजिक भलाई नहीं करेंगे। भलाई के बहुत सारे काम होते हैं, कई बार उनमें नुकसान होता है लेकिन फिर भी आनंद आता है। कई बार बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है तो वो दायित्व तो होते हैं हमारे, खर्चा ज्यादा होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन आनंद उतना नहीं आता, कष्ट भी सहना पड़ता है, फिर भी हम करते हैं ना वो काम। तो ये था, ठीक है। तो इसलिए कॉमन गुड हमें करना है तो नैतिक बौद्धिक तो ठीक है, लेकिन एक और चीज जोड़ दी उसने, कौन सी, कि इससे सामाजिक भलाई के काम करने से नैतिक सुख, बौद्धिक सुख, सौंदर्य और कौन सी चीजें भी बढ़ती है, भौतिक उत्पादकता बढ़ती है, जैसे मानव क्षमताएं बढ़ती है। अच्छा, अब इसका तात्पर्य ये भौतिक उत्पादकता को किसके साथ जोड़ रहा है, मानव की क्षमताएं, वो ज्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनमें स्किल डेवलपमेंट होता है, किसकी वजह से, सामाजिक भलाई की वजह से। तो चार आधार मान ली यार दोस्त ने कि हम क्यों करें स्व स्वार्थ और भौतिक सुखों से बाहर निकल के, और हम सामाजिक भलाई का काम क्यों करें बताओ। क्योंकि इससे एक तो नैतिक फायदा होता है समाज को, एक इससे बौद्धिक फायदा होता है, एक इससे अच्छे समाज निर्मित होते हैं, दूसरे इससे मानव की क्षमताओं का, यानी जब भौतिक उत्पादकता बढ़ेगी, यानी जब थोड़ा पैसा आएगा, उद्योग वगैरह लगेंगे, या फिर ये मान लीजिए कि थोड़े भौतिक उत्पादन बढ़ा, जैसे ये बढ़ गया, आपके दवाइयां बढ़ गई, इससे क्या होगा, व्यक्ति का स्वस्थ रहना संभव हो पाएगा। किताबें जब बढ़ेगी, भौतिक उत्पादन बढ़ा, पेन बढ़े, ब्लैक बोर्ड बढ़े, कैमरे बढ़े, किताबें बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, व्यक्तियों में शिक्षा का प्रचार हुआ, इससे उनकी क्षमताएं बढ़ी, उनका विकास हुआ। तो ये लाइन सही है। इससे सामाजिक भलाई के काम किस आधार पे करने चाहिए, चार आधार माने इसने। लेकिन पीछे इसने किसको हटा दिया था, आर्थिक को हटा दिया। इन दोनों में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा। साथ पे था क्या, एक देखते हैं उसमें लिखा हुआ क्या था, एक बार तो ये देखते हैं।
नैतिक पहलू, सौंदर्य शास्त्रीय पहलू और सहानुभूति पहलू। तो ये दो पहलू तो अपने वहां मिल रहे थे। प्रत्येक मानवीय क्रिया, ये मानवीय क्रियाएं तो थी, ये वो नहीं था, ये इससे रिलेटेड है। ये नैतिक, सौंदर्य और सहानुभूतिपूर्ण, ये इससे रिलेटेड है, शारीरिक वारिक वो नहीं था। ये रहा नैतिक और सौंदर्य तो आ गया। बौद्धिक को वो क्या लिख रहा था वहां, सहानुभूति लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था। तो ये है, तो उससे रिलेटेड चीज है ये। चलो इसको एक बार छोड़ते हैं, इसको एक बार क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। मेरे खुद के भी ये कंफ्यूज हो गए इन दोनों क्वेश्चन को लेके। ये तो एक स्पष्ट लाइन है। अब ये लाइनें ना सही नहीं हो पाती कभी भी, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में मिल की एक छवि है कि मिल नकारात्मक उदारवादी है। नकारात्मक उदारवाद कभी भी ये नहीं कह सकता कि व्यक्तियों की खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ाना किसका काम है, सरकार का। नकारात्मक उदारवादी कभी नहीं कहेगा, उसका काम सिर्फ सुरक्षा करना है। सुख कौन बढ़ाएंगे, व्यक्ति स्वयं बढ़ाएंगे अपना। लेकिन कहीं ये लाइन लिखी हुई है, उसने उठा के दे दी, तो मिल की मूल जो सोच है उसके साथ ये मैच नहीं करती, लेकिन ये लिखी हुई है इसी किताब के अंदर ऐसी की ऐसी लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन है ना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि समझ आधारित क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कैसे क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं ऐसे। और आजकल यही ट्रेंड है। तो इसका उत्तर तो क्या आया था, बी आया था, लेकिन 8 नंबर और 21 नंबर में कंट्रोवर्सी है। लोकतांत्रिक समाज में खुले या सार्वजनिक मतदान, क्योंकि मतदान क्या है, तो पीछे देखा था, ठीक है, ये जनमत की आस्था है और इस आस्था को सबकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो ये खुला मतदान था किसका, मिल का। जेस मिल के संबंध में कौन सा कथन सही है, वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक सीमित करने के लिए खड़ा था। रुको रुको रुको, वह मानव दोषों को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी राज्य में विश्वास करता था क्या, नहीं करता था। राज्य दमनकारी नहीं होगा। वह एक पुलिस राज्य में विश्वास करता था क्या, नहीं करता था। वह मानव गरिमा के लिए खड़े थे, बिल्कुल सही है। फिर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सैन्य राज्य चाहते थे, नहीं चाहते। वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक क्या करना चाह रहे थे, सीमित करना चाह रहे थे। अब देखो ये जो लाइन है, ये बाकी तो स्पष्ट गलत है। वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को क्या करना चाहते थे, न्यूनतम, क्योंकि सरकारें हस्तक्षेप करती है तो लोगों की स्वतंत्रताएं कम होती है। अब ये लाइन पढ़ लेना आप, कि वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को जहां तक संभव हो क्या करना चाहते थे, सीमित। यहां कह रहा है, वो कहां गई बोला है, वो एक लाइन थी ना, हाँ, व्यक्तियों की खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ाना, वो नकारात्मक है और ये सकारात्मक। ये मैच कैसे कर गए आप, ये गड़बड़ करती है लाइन। भाई वहां वो हमें नकारात्मक उदारवादी दिख रहा है कि सरकार हस्तक्षेप है, यहां कह रहा है कि वो क्या करेगी, सक्रिय रहेगी लोगों की खुशी बढ़ाने के लिए। ये है थोड़ी सी लाइनों में दिक्कत आई। अब होना क्या चाहिए था, अब इसको, इस पूरी लाइन में खुशी होती क्या ये बताना था। कौन सी खुशी, पढ़ाना, लोगों को लिखाना, उनको डेवलप करना, ये तो कल्याणकारी राज्य का काम होता है। तो यहाँ ऐसा कुछ, इसको पूरी लाइन लिखनी चाहिए थी, इसने इतनी लिख के छोड़ दी। हाँ, वो कह रहा है ये गलत माना अपन ने, तो काम है, ये लाइन गलत है। मिल कहता है उसका मानना था कि व्यक्ति की खुशी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना सरकार का काम है। मिल ने ये माना,
है तो कैसा राज्य हो गया, ये तो सकारात्मक राज्य हो गया। और यहां कह रहा है कि राज्य की भूमिका क्या करो, ये नकारात्मक हो गया। ये लाइनों लाइनों का भेद है। अगला पढ़ रहा है ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि इस लाइन का अर्थ क्या है, क्या ये मिल के मूल विचारों के साथ मेल खाती है क्या। वो तो उठाएगा और देखे और किताब की फोटो भेज देगा, यहां से मैंने नहीं बनाया इसको, क्योंकि मैंने बनाया तो जोर आता है, किताब से उठाने में जोर नहीं आता। तो इसका उत्तर क्या आया, ए। मिल विचार और व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थक था क्या, ठीक था। मिल सविशक कार्यों पे कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहता था। किस पे लगेंगे, परविशक पे लगेंगे, हानि का सिद्धांत। तो एक सही है, इसका उत्तर आया ए। अपने ऊपर, अपने शरीर पर और मन पर व्यक्ति मालिक है, किसने कहा, ये लिखा हुआ कहां है, मिलने का कहां लिखा हुआ है, ऑन लिबर्टी में लिखा हुआ है। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार देखने, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मिल ने कहा कि सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण स्त्रियों को कम वेतन मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने कहा कि लिंग में अंतर राजनीतिक अधिकारों के बंटवारे का आधार नहीं होना चाहिए। सही है ना, ये ऐसे ही कहा था कि लिंग के आधार पे अंतर नहीं होगा कोई भी, और रंग के आधार पे भी, संपत्ति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे हो सकता है। तो राजनीतिक अधिकारों में अंतर किस आधार पे आएगा, संपत्ति और शिक्षा के आधार पे, लिंग और रंग के आधार पे नहीं आएगा। द सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन ने मिल ने बताया कि सभी वर्गों की स्त्रियां काम कैसे पाएगी और करेगी। सबके लिए नहीं था वो, सिर्फ कौन सी स्त्रियां, कुलीन वर्ग की स्त्रियां। तो इसमें कौन सा सही करना है, कौन सा पहला सही है और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सभ्य समुदाय के, वो वापस घूम के आ गया, एक सभ्य समुदाय के किसी भी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का उचित उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, दूसरों को हानि से बचाना है। पहले आत्म सुरक्षा देखा था कि उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ये कथन किसका है, जॉन स्टुअर्ट मिल का। ये लाइन बहुत ही आती है बार बार। सभ्य समुदाय, दूसरों को नुकसान, इस लाइन में उसका एक थियरी छुपी है, बताओ कौन सी, हानि का सिद्धांत। कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग तब होगा जब वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। मानव की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना क्या है, वर्तमान और भविष्य की नस्लों को लूटना है। सही है। इसका तात्पर्य क्या है, अगर आपने किसी विचार को दबा दिया तो इसका तात्पर्य है कि वो हो सकता है हम भी उसे फायदा और भावी नस्लें उससे कितना फायदा उठाती। अगर कोपरनिक्स और गैलीलियो को मार देते तो हमें खगोल के बारे में इतनी जानकारियां नहीं मिलती। तो ये कथन किसका है, एक। तो वर्तमान में किस देश के अंदर बहुत ज्यादा नस्लों को, भविष्य की नस्लों को लूटा जा रहा है। आप ये वहम है, भविष्य की नहीं, क्या लूट रहा है, वर्तमान। जिस देश में शिक्षा का बंटाधार हो जाए वो देश कभी भी आगे। अगर धर्म के आधार पे विकास होता तो संसार का सबसे विकसित देश अफगानिस्तान होता। सबसे बुरे हालात है वहां के। जेस मिल लोकतंत्र एवं बहुसंख्यकवाद के मध्य क्या करता है, अंतर करता है। करता है नहीं करता, करता है। जिस लोकतंत्र में अल्पसंख्यक मत भी होते हैं, बहुसंख्यकवाद पे
टायरेनी ऑफ मेजोरिटिज्म पाया जाता है। अच्छे लोकतंत्र में सभी आवाजों का महत्व होता है, तो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। जेस मिल व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सार्वभौम मताधिकार का समर्थक था। वो सार्वभौम मताधिकार का समर्थन नहीं करता था। बोले मेरी बात पचती नहीं है कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे देगा, मैं तो मान ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता वो। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। उत्तर क्या आया? ए। जेस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। सही है कि हर चीज के पीछे क्या होती है? व्यक्तियों की इच्छाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही राज्य भी बनता है, विधायिका भी बनती है, स्कूल कॉलेज सब संस्थाएं, राजनीतिक दल, इन इच्छाओं की पूर्ति। जन इच्छा शक्ति क्या है? जनमत की इच्छाएं, लोगों की इच्छा पूर्ति। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है, बल्कि इसका एक गुणवत्ता पर का आधार भी है। वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है और विश्वास का रूप ले लेती है। कि इच्छा शक्ति केवल संख्या पर निर्भर नहीं है बहुसंख्यक लोगों के ऊपर, बल्कि इसका क्या होता है? एक गुणवत्ता भी होती है। जबकि बेंथम कह के गया था कि हर चीज का आधार क्या होता है? संख्या होती है, अधिकतम लोगों का। ये बता कई बार गुणवत्ता भी होती है, संख्या नहीं होती। तो पहला ये है, आधार है। दूसरा उसकी क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। ये है इसका उत्तर। जेस मिल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य का सीमित कार्यों में अपने आप को संलग्न करना उचित है, न्यूनतम ये करेगा। सही है। कल्याण संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, छोटा मोटा ही कल्याण है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण खुला छोड़ो, अपना ही कल्याण करने दो। सब संबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं, पर दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप उचित है, उचित है। तो 1 और 4 इसी में है क्या? है। अब सुन लो इसका। अब फिर तो वही वही संकट आ गया। राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। पीछे ये देखे गए थे ये लाइन। इस क्वेश्चन इस लाइन को क्या मान लिया? गलत मान लिया। ये दो तो गलत थे, इसको और गलत मान लिया। इसका तात्पर्य है कि हम ही गलत नहीं होते। कई बार जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो मुद्दों पे ध्यान नहीं देता कि वो लिखना क्या चाह रहा है। हमने इसके 3 स्टेटमेंट देख लिए, 2 एक जैसे और एक एक जैसा। इसकी मूल विचारधारा के तो एक ही स्टेटमेंट है कि काम कम से कम करेगा राज्य, स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका उत्तर इसने क्या मान रखा है? डी मान रखा है। किस पहलू का बचाव मिल ने किया? महिलाओं के अधिकार थे क्या? या इसका बेंथम का समग्र उपयोगितावाद? नहीं। विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल लाया था वो संसद के अंदर, समर्थन था। पितृसत्तात्मकता का विरोधी है, नारीवादी है ना, इसका विरोध करता है। तो उत्तर क्या आया? ए और सी। ये वो बिल था जो संसद सदस्य रहते हुए लाया था 65 से 68 के बीच में। वो कहता था महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो उत्तर क्या आया? ए और सी। जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत, सेंट ऑफ रैशनलिज्म कौन कहता है? ग्लैडस्टोन, विलियम ग्लैडस्टोन। अब जो ग्लैडस्टोन था उसने मिल को क्या कहा? मैंने आपको क्या कहा? थैंक यू। आपने धैर्य बनाए रखा। अब भाई तो ठीक है, थैंक यू नहीं कि कब थैंक यू मिले और कब मैं जाऊं। अभी कई थैंक यू और मिलेंगे, रुक जाओ।